हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में आप लोगों ने जीन म्यूटेशन को कंप्लीट किया था। आज हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को कंप्लीट करेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो कि यहाँ पढ़ रहे थे, म्यूटेशन के दो क्लास में एक क्लास था, एक जिसमें जीन म्यूटेशन था, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन था। जीन म्यूटेशन वो था जिसमें हम डीएनए या जीन की केमिस्ट्री में चेंजेस कर दे रहे थे, और क्रोमोसोम म्यूटेशन वो था जिसमें क्रोमोसोम की संख्या यानी कि नंबर और स्ट्रक्चर, ठीक है, इनमें चेंजेस हो जाने के कारण जो म्यूटेशन होता है उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज्ड बाय चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम क्रोमोसोम म्यूटेशन में अब दो क्लास तो बना डाले आप। कौन कौन से दो क्लास बना डाले आपने? एक क्लास बनाया नंबर, क्रोमोसोम नंबर में चेंज करा के देखना, और दूसरा स्ट्रक्चर में। तो दो क्लास के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर भी दो टाइप का होगा, एक होगा पॉलीप्लॉइडी और दूसरा होगा एनीप्लॉइडी। अब देखिए दो क्लास अपन पढ़ते हैं, एक पॉलीप्लॉइडी और दूसरा एनीप्लॉइडी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर का। तो पॉलीप्लॉइडी क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें ना 3 जोड़ा गुणसूत्र है, 3 पेयर क्रोमोसोम है। दिख रहा है आप लोगों को? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, अब यदि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हुआ, पॉलीप्लॉइडी मतलब समझना, पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या है कि पहले कितना था? 2 सेट था, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक सेट पूरे जीनोम में ऐड कर दिया। कितने में? पूरे जीनोम में ऐड कर दिया। हमारे पास 23 पेयर है ना, तो सोचिए कि 23 पेयर में सब में एक एक पेयर एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो केस क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। तो ये वाला केस क्या था? 2n। तो लिखते कैसे हैं देखो, पॉलीप्लॉइडी होगा तो 3n, फिर ऐसे ही आप 4n, फिर ऐसे ही आप 5n, 6n, ऐसे आप बनाते जाते हैं। ठीक है, अब पॉलीप्लॉइडी में भी कुछ टाइप देख लेते हैं। अब देखो ऑटो पॉलीप्लॉइड क्या है? ऑटो पॉलीप्लॉइड मान लो कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ही स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं। ठीक है, जैसे कोई ले लेते हैं मेज, राइस, ग्राम, जो भी आप ले रहे हो। अब उनमें मान लो कोई एक सेट, मतलब देखो पहली बात में एक चीज़ बोला मैं, पॉलीप्लॉइड में कंप्लीट सेट जो होता है, ठीक है, कंप्लीट सेट क्या होता है? इंक्रीज करता है। जैसे कि n था तो n से 2n हो रहा है, 2n से 3n हो रहा है, ठीक है, या 4n हो रहा है ना, 5n हो रहा है, इस टाइप से बढ़ रहा है ना। कंप्लीट सेट, एक दो क्रोमोसोम नहीं। तो मान लो कंप्लीट सेट को मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल में मैं ले लिया, ए ले लिया, मान लो एक सेट है ए। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या था? जैसे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ए था, तो ये एक पूरा जो सेट हो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये ऑटो पॉलीप्लॉइड था। एलो पॉलीप्लॉइड किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हो आप? जब आप हाइब्रिड कराते हो। क्या कराते हो? हाइब्रिड, दो स्पीसीज का अलग अलग का हाइब्रिड कराए। तो पहले पेयर में मान लेते हैं, ठीक है, कि अब मान लो कोई हाइब्रिड करा के मैं बनाया, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल भी, कैपिटल भी। नंबर 1 की मतलब ये पूरा सेट है ना क्रोमोसोम का, समझो ये एक सेट है पूरा, ये एक सेट है, ये तीसरा सेट है, चौथा सेट है। मतलब जैसे हमारे 23 पेयर है ना, तो 23A, 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 23, ऐसा ऐसे याद रखो। हालांकि हम एनिमल है और एनिमल हम ह्यूमन है, तो हमारे में 23 पेयर है, लेकिन इनमें तो अलग अलग हो सकता है ना। तो मान लीजिए 5, मान लीजिए गेहूँ की बात करें तो 7 सेट होते हैं, ठीक है, हेक्साप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल एक एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस केस में अगर मैं एलो पॉलीप्लॉइड बनाऊंगा तो क्या होगा देखो। अब ये इसको मैं कैसे लिखूंगा? जब ये एलो पॉलीप्लॉइड बनाएंगे तो देखो पहले नॉर्मल कंडीशन में कैपिटल ए बस था, ठीक है, तो मैं उसको बोल सकता था नॉर्मल डिप्लॉइड। लेकिन अब हाइब्रिड बनाया तो कैपिटल है, कैपिटल भी, कैपिटल ही बना। तो इस केस के लिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको एलो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, देखो समझाने के लिए मैं और तरीका बताया। गैमेट जैसे स्पर्म ले लेते हैं, तो स्पर्म हैप्लॉइड होता है ना, तो 4 से मान लो अब आधा नंबर क्रोमोसोम आया, कैपिटल ए आया। दूसरे गैमेट में था कैपिटल भी, है ना, कंप्लीट सेट के लिए, और दोनों कंबाइन हुए
तो क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, जिसमें आपको दो टाइप से दिख रहा होगा, सिमिलर है, सिमिलर टाइप की क्रोमोसोम है लेकिन अलग अलग हैं, है ना, इसलिए हम इसे बोले एलोपॉलीप्लॉइड। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ सेट है। ठीक है पॉलीप्लॉइड। ये भी पॉलीप्लॉइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, आपके पास 4 सेट हैं, है ना, इसलिए हम इसको पॉलीप्लॉइड कह रहे हैं। लेकिन सिमिलर टाइप के हैं, अलग अलग स्पीसीज से हैं, इसलिए हम इसको एलो पॉलीप्लॉइड कहे थे। जबकि ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या था, एक ही स्पीसीज से था, 1 2 3 4 5 6 सब एक ही स्पीसीज के ही थे, इसलिए वो ऑटो पॉलीप्लॉइड थे। और एलो पॉलीप्लॉइड में क्या था, अलग अलग स्पीसीज से हैं। ठीक है, उसके बाद एक है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। ये है तो एलो पॉलीप्लॉइड ही, लेकिन एलो पॉलीप्लॉइड में जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी था नॉर्मली, ये देखियो ना आप यहाँ पे। लेकिन अब इसमें से कोई एक को मैं क्या करवा दिया, इंक्रीज करवा दिया, तो कैपिटल ए कैपिटल 4 कर दिया। देखिए कैपिटल बी को नहीं किया, तो एक प्रकार से मिक्स भी है, ए और बी दो हैं, यानी कि एक ए जो है ए स्पीसीज से, बी स्पीसीज से है, तो एलोप्लॉइडी भी है ये। और चूंकि ऑटो इसलिए वो दिख गया क्योंकि खुद के पर्टिकुलर एक स्पीसीज वाले में क्या हुआ है, पॉलीप्लॉइडी भी हुआ, इसलिए हम इसे बोले ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अब दूसरा क्लास देखते हैं। एक था पॉलीप्लॉइडी और दूसरा था एनीप्लॉइडी। अब अगला क्या है, एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी क्या बोलता है ना कि अपन कुछ क्रोमोसोम, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें 4 सेट क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, किसी में पूरा सेट नहीं करना है ना, कोई भी एक, जैसे कि 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, किसी एक में भी कोई एक एक्स्ट्रा हो गया या किसी एक में कोई डिलीट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हाइपर एंड हाइपो। ठीक है, हाइपर कब कहेंगे, जब बढ़ रहा होगा। जैसे हाइपर कब कहूँगा मैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक कोई पेयर में है ना, देखो 1 नंबर बस में एक ऐड हो गया तो मैं इसको हाइपर कहूँगा, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 2, इससे ज़्यादा नहीं, पूरे सेट में नहीं करना। जबकि ऑटोप्लॉइडी क्या कर रहा था, ऑटोप्लॉइडी वाले में क्या पढ़ रहे थे आप, इसमें आपने देखा था पॉलीप्लॉइडी वाले में कैसे पूरा सेट में हुआ था। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब में एक एक एक्स्ट्रा हुआ था, है ना। और इसमें क्या पढ़ रहे हो आप, हाइपर वाले में कोई 1 या 2 में, सब में नहीं। ठीक है, ऐसी हाइपो का मतलब कम, तो मिटाना है, 1 कम कर दिया, देखो यहाँ पे 1 कम कर दिया, 1 में या 2 में, तो ये क्या हो गया, ये क्या अब क्या कहलाया गया, ये क्या कहलाएगा अब, ये हाइपो। ठीक है, अभी हाइपो वाला होगा। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल है, चलो इसको देख लेते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, तो समझाने के लिए मैं साथ ही साथ में बना के बताता हूँ। देखिए जैसे कि पहले अपन हाइपर वाले को देखते हैं ना, तो मैं क्या बोला, 4 पेयर क्रोमोसोम है ना। अब हो सकता है कि इसमें एक ऐड हो, क्या कर रहा हूँ, हाइपर ना, तो +1 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 केस बनाऊंगा, अच्छा समझना है आप लोगों को। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम को मैं बना रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 पेयर, सब में 4 पेयर था तो 4 पेयर बना दे रहा हूँ। 3 केस है हाइपर वाले में। क्या 3 केस है, हो सकता है कि एक ही क्रोमोसोम ऐड हो रहा हो किसी एक नंबर पे, देख लीजिए, ये देखो एक ऐड कर दिया, मैं कर दिया। हो सकता है कि 2 जगह पे ऐड हो रहा हो। ठीक है भाई, पर 23 के 23 में नहीं कराना है, अगर ह्यूमन के रिसर्च बात कर रहा हूँ। 3 तक का भी हो सकता है म्यूटेशन, आप रिसर्च करके अगर आपको मिलता है कि किसी 3 मान लो 23 पेयर में 3 में डबल है, मतलब एक एक्स्ट्रा है जो भी है ना, तो मतलब पूरे को नहीं करवाना है, पूरा करवा दोगे तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। कुछ में बोलोगे 1 2 3 4, कुछ में हो सकता है। अब ये कुछ का हिसाब से मैं 1 और 2 का ही बस एग्जांपल बता रहा हूँ। हो सकता है किसी में डबल हो गया, ये देखिए इस प्रकार से। तो यार ये वाले केस को मैं कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 2n + 1, इसको क्या लिखूँगा
2n तो पहले से था, डिप्लॉइड था ना, उसके बाद एक ठो में एक डबल हुआ और दूसरे में एक और डबल हो गया है, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो 2n + 1 इसको कैसे लिखूँगा, 2n तो पहले से है, 2n मतलब डिप्लॉइड, प्लस यहाँ पे एक और 2 हो गया है, ये ऐसे लिखूँगा। इसका नाम क्या होगा, देखो नाम कैसे याद करना है आपको, इसका नाम ट्राइजोमी, 2 और 1 3 है ना, तो ट्राइजोमी, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे 3 क्रोमोसोम है, यहाँ पे कितना क्रोमोसोम है, 3 है, तो ट्राइजोमी। और इस जगह पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइजोमी और यहाँ पे एक ट्राइजोमी, तो मैं इसे बोलूँगा डबल ट्राइजोमी बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसे, डबल ट्राइजोमी, ठीक है। और इस जगह पे देखिए, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसे बोलूँगा टेट्राजोमी। क्या बोलूँगा, टेट्राजोमी, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग हाइपोप्लॉइडी वाला। अब हाइपोप्लॉइडी वाले में क्या, सेम ऐसे बना देता हूँ, लो 4 क्रोमोसोम, ठीक है, 4 पेयर, 3 केस इसमें भी देखेंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पेयर के हिसाब से बना रहे हैं ना, तो लो ऐसा बना दिया मैं। अब क्या करना है, एक केस में आपने सिर्फ एक कम किया, एक केस में आपने 2 जगह पे कम किया और एक जगह पे पूरा ही कम कर दिया, मतलब एक सेट पूरा कम कर। देखिए यहाँ पे एक डिलीट यहाँ हुआ है, ठीक, यहाँ पे 2 जगह पे गायब है और यहाँ पे एक सेट ही गायब हो गया है। तो मैं अब इसको कैसे लिखूँगा, इसको कैसे लिखूँगा, 2n, चूँकि पूरा ऑर्गेनिज्म कैसा है, पूरा डिप्लॉइड था, लेकिन एक ठो उसकी कमी हो गया, तो 2n - 1। इस जगह पे देखिए 2n - 1 पहले नंबर पे भी और -1 दूसरे नंबर पे भी, तो 2n - 1 -1। और लास्ट वाले में देखिए, यहाँ पे पूरा देखिए, इस जगह पे एक कम हुआ था, यहाँ पे एक जगह पे कम हुआ था, यहाँ पे पूरा एक जगह पे दोनों कम हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2n - 2। नाम देखिए, नाम कैसे लिखोगे, 2n - 1 मतलब ये हो गया मोनोजोमी, ठीक है। 2n - 1 जो लिखे हो आप, ठीक है, इसे हम बोलेंगे डबल मोनोजोमी। क्या बोलेंगे, डबल मोनोजोमी। और ये जो 2n - 2 जो था, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नलीजोमी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कुछ होता भी होगा क्या, बिल्कुल होता है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि ट्राइजोमी जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में है लेकिन इसको समझाया भला नहीं होगा, लेकिन इसका एग्जांपल बाकायदा दिया हुआ है। ट्राइजोमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है PED और K, PDK, ठीक है, पैड के। ये है पटाउ सिंड्रोम। अब आपका काम है इसको सर्च मारना है एनसीईआरटी में, ठीक है। जेनेटिक वाला जो चैप्टर है पहला वाला, इनहेरिटेंस वाला, उसमें आपको लास्ट मिलेगा पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आप लोग बहुत लोग देखे होंगे, बच्चा चाइनीज़ जैसे छोटा सा दिखता है, हाइट कम होगा, जिभ खुला हुआ, उंगली मोटे रहेंगे और बहुत क्यूट से दिखते हैं बच्चे, ठीक है। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब के सब मेंटली रिटार्ड होते हैं, कम दिमाग के होते हैं, इनके ब्रेन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, ये हमेशा लाइफ टाइम बच्चे जैसा ही रहते हैं, ठीक है। बट मैं कुछ तो कारण रहा होगा ना कि पैड यानी कि PED जो पैड बोला मैं इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। ये 13वां नंबर के क्रोमोसोम में 2n + 1 था और ये एडवर्ड जो है वो 18वां नंबर के क्रोमोसोम में 2n + 1 था, यानी कि ट्राइजोमी था। और डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम में 2n + 1 था, यानी कि डाउन सिंड्रोम जिस बच्चे को है
उस बच्चे का 21वां क्रोमोसोम, 23 पेयर होता है ना हम लोगों में, तो 23 पेयर में जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम था ऑटोसोमल, ठीक है, वो 2n+1 था। एक होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये खतरनाक है, ये भी 2n+1 है, लेकिन ये 2n+1 है XXY, यानी कि एक्स क्रोमोसोम डबल हो जाता है, जबकि नॉर्मल एक मेल में क्या होना चाहिए, नॉर्मल मेल में क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, और नॉर्मल फीमेल में क्या होना चाहिए, XX होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे XXY है, तो इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये भी सारा चीज़ एनसीईआरटी बुक में है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ट्राइसोमी का एग्जांपल बताया। एक आपकी बुक में आपको मिलेगा 2n-1 का बेस्ट एग्जांपल, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स बस होता है, ऐसे 20, समझ आ रहा है, ऑटोसोमल पूरा रहेगा 22, मतलब ये इसमें टोटल कितने देखो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में मैं सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा दिखाया एक, है ना, तो इसके पास कितना हुआ 40, 22 दूनी 44, 44 क्या हुआ, ऑटोसोमल हुआ, प्लस XXY, यानी कि टोटल 47 क्रोमोसोम था। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में कितना होता है, 45 क्रोमोसोम होता है। क्यों, क्योंकि 44 प्लस ओनली एक्स है, एक एक्स नहीं है, तो इसमें 45 क्रोमोसोम बस होगा टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, देखिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, जितने भी ये क्रोमोसोमल एब्रिएशन से, यानी कि क्रोमोसोम नंबर से जो चेंजेस हो रहे हैं, इनसे जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, सारे के सारे मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, दिमागी तौर पर वो कमज़ोर होते हैं। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में तो कुछ अलग सिम्टम दिखेगा, क्योंकि XX होने के कारण वाई भी है, वाई होने के कारण लड़का होगा, लेकिन XX कारण उनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा, उनकी एक्टिविटी थोड़ी लड़की जैसी होगी। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, चूँकि एक्स तो लड़की होना था, लेकिन एक एक्स कम होने के कारण वो लड़की तो रहेगी, लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो थोड़ा वेल डेवलप नहीं रहेगा, ब्रेस्ट कम डेवलप रहेगा, और शरीर जो है थोड़ा लड़कों की तरह, और आवाज़ थोड़ा भारी रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अजीबोगरीब आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है, आप ऐसे लोगों को देखे हैं, जानते हैं, क्योंकि ऐसे 1000 में 10,000 में एक बच्चे ऐसे आपको दिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये था क्रोमोसोमल एब्रेशन कारण। सोचिए एक म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन के कारण होता है, तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी मजाक हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे भी हैं ये आपके पर्टिकुलर किसी कारण से नहीं हुए हैं, बल्कि क्रोमोसोम में चेंजेस होने के कारण हुए हैं, जो कि नंबर में चेंजेस होने के कारण हुआ था, जो कि फर्टिलाइजेशन इवेंट से जस्ट पहले जब म्योसिस हुआ था, और म्योसिस के बाद जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ पे गड़बड़ी होने के कारण हुआ था। ठीक है, म्योसिस इवेंट के बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ पे गड़बड़ी होने के कारण हुआ था। मेन है म्योसिस। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि म्योसिस कैसे, तो चलो मैं एक छोटा एग्जांपल वो ही बना के दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये सेल है, इसको जाना था सेल डिवीज़न में। ठीक है, म्योसिस 1 हुआ, म्योसिस 1 होने के बाद ये ऐसा होना था, ठीक है, होना था ऐसा, है ना। अब उसके बाद म्योसिस 2 में इनको सबको क्या होना था, 4 सेल बनना था, और सबको अलग अलग होना था। ठीक है, लेकिन सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर ये वाला यहाँ आ जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया, और ये जगह पे खाली हो गया। तो मैं तो एक क्रोमोसोम को दिखाया, ऐसी 23 है, तो मान लो ये क्रोमोसोम 21वां नंबर का था, तो ये 21वां नंबर में 2n, मतलब n+1 अभी से हो गया, और यहाँ पे n बस है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया एक ठो। ठीक है, और यहाँ पे n+1 है, और यहाँ पे n+1 मत लिखिए आप, सिर्फ याद रखिए ना, सब में n है, सब में कितना है, n था, सब में n था, सब में n था, सब में n था, सब में n था, लेकिन यहाँ पे आपको एक केस में एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, अगर ये 18 नंबर का बता रहा हूँ तो, ठीक है, या फिर 21 नंबर का बता रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये n+1 वाला स्पर्म, ठीक है, या मोस्टली एग में होता है, याद रखना, मोस्टली एग में होता है, उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं क्यों एग है ना, और ये स्पर्म आया नॉर्मल n वाला। ठीक है, तो कायदे से अब क्या हो जाएगा, 2n, है ना, 2n तो होना ही था जाएगोड में, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आने के कारण 2n+1
1 हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्टली स्पर्म में क्यों नहीं और मोस्टली एग में क्यों? तो प्रोबेबिलिटी एग का इसलिए है ना, क्योंकि एग में जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले, मतलब जैसे स्पर्म एंट्री करता है ना एग के अंदर, उसी टाइम मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। तो जो यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होता होगा उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाने के कारण चांसेस फीमेल साइड से ज़्यादा है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब एग बन रहा था उस समय गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम में नहीं होता होगा, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम में भी मिस्टेक हो सकता है। अब हम देखेंगे चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के कारण जो म्यूटेशन होगा। चेंज इन स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम। सपोज ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में यहाँ पे जीन था ए, यहाँ था बी, यहाँ था सी, यहाँ था डी, ठीक। अब इसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ कि ए जो था, ठीक है, वही था, बी का 2 कॉपी बन गया, सी डी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे पहले बी कितना था, बी कितना था 1, अब यहाँ पे कितना है बी 1 और 2, तो डुप्लीकेट हुआ ना जिनका, लेकिन स्ट्रक्चर तो बड़ा हो गया क्रोमोसोम का। तो मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा डुप्लीकेशन। क्या कहूँगा, डुप्लीकेशन। तो देखो पहला क्लास क्या था, डुप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं डिलीशन। क्या देखेंगे, डिलीशन, डिलीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई क्रोमोसोम था और उसमें ए बी सी डी और ई था, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया, सी डिलीट हो गया मान लेते हैं, तो अब क्या बचा, ए बी डी और ई, ठीक है। तो उस कंडीशन में पहले वाले कंडीशन के हिसाब से देखिए आप, पहले यहाँ पे क्या था, सी था, यहाँ पे सी गायब है, सी क्या हुआ है, डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, डिलीशन। अगला देखते हैं इन्वर्शन। इन्वर्शन कैसे समझेंगे, क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें जो जीन है उसको मैं लिख दे रहा, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए और इस जगह पे डी सी बी और उसके बाद फिर ई आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला सीक्वेंस जो था वो बी सी डी था, ठीक है, और यहाँ पे बी सी डी इन्वर्ट हो गया। देखिए इन्वर्सन का मतलब होता है यहाँ से जो इसका उल्टा अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्सन, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए एक के बाद क्या होना था, बी सी डी होना था, है ना, बी होना था, फिर सी होना था, फिर डी होना था, लेकिन बी सी डी वाला पार्ट क्या हो गया, पलटी हो गया, ये ऐसे होना था ना, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये इन्वर्शन को दिखा रहा है, ठीक है, इन्वर्शन हुआ यहाँ पे। नॉर्मली बी सी डी था, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्शन हुआ। चौथा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन की खासियत क्या, पहले ये भी समझिए आप कि यहाँ पे ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम में होने वाला है। ये मतलब एक क्रोमोसोम नंबर 1 था मान लेते हैं,
और एक कोई दूसरा नंबर क्रोमोसोम ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने पेयर में रहा होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये अपने पेयर में रहा होगा और ये अपने पेयर में रहा होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है ना। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ट्रांसलोकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन लेकर आ रहे, क्योंकि ये और ये होमोलॉगस थे, ये और ये होमोलॉगस, लेकिन ये और ये क्या है, हेट्रोलॉगस है। कैसे हैं ये, नॉन होमोलॉगस। इसी को और क्या बोल सकता हूँ मैं, हेट्रोलॉगस है। अब मान लेते हैं यहाँ पे था P Q R S और इसमें था A B C और D। तो आप नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करवा रहे हो ना। तो इस कंडीशन में सोचिए कि इस तरफ का कोई पार्ट, इतना पार्ट, थोड़ा सा कोई पार्ट काट के आप, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट कट करके आप थोड़ा सा पार्ट कटिंग कर दिया मैं और इसको कहाँ जोड़ दिया मैं, इसको इस जगह पे जोड़ दिया। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि इस जगह का Q R S तो है, लेकिन P वाला पार्ट इस तरह ऐड हो गया, ठीक है। नीचे बाकी A है, B है, C है, D है। तो एक प्रकार से इस जगह से इस जगह पे क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ, है ना। अब ट्रांसलोकेशन भी दो प्रकार से हो सकता था। एक हो सकता था कि रेसिप्रोकल और एक नॉन रेसिप्रोकल हो। जो मैं बनाया हूँ ये नॉन रेसिप्रोकल है। सोचिए कि यहाँ से अगर A कट के यहाँ आया होता तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब देखिएगा ध्यान से, हो सकता है कि कुछ पार्ट इसमें इसका कट के आया हो और कुछ पार्ट इसमें इसका कट के आया हो, रेसिप्रोकल। उस कंडीशन में क्या होगा, सीक्वेंस, उस कंडीशन सीक्वेंस होगा जैसे कि Q R S और यहाँ B C D, लेकिन A यहाँ आ गया और यहाँ पे P इसका। ये देखो इन दोनों के बीच क्या हुआ, रेसिप्रोकल चेंजेस हुआ है ना। तो इस प्रकार से भी जो म्यूटेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये नॉलेज के लिए था ये आप लोग के लिए, लेकिन ये वर्ड मिल जाता है, इन्वर्सन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ठीक है। और सबसे मेन था आपका ये ट्राइजोमी और टेट्राजोमी, ठीक है, नलीजोमी। यानी ये जो पढ़ाया हूँ मैं, है ना, 2n+1 और 2n-1 दोनों का एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। यानी कि ट्राइजोमी भी दिया हुआ है और मोनोजोमी भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिसमें एग्जाम्पल आप टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हो, तो आप लोगों का काम क्या है कि आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और वो टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस सब को पढ़ डालिए। जेनेटिक में है, क्लासिकल जेनेटिक वाले चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को वो पार्ट मिल जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस से पहले शायद मिले, देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने म्यूटेशन कंप्लीट किया। अच्छा, म्यूटेशन में भी कुछ कंप्लीट तो कर दिया हूँ मैं ऑफिशियली, लेकिन कुछ टर्म्स मिलेंगे जिसका कई बार बच्चे कुछ पुराने पेपर या एलन के पेपर सॉल्व करते हुए देख लेते हैं, फिर उनको कन्फ्यूज़न होता है ये नॉनसेंस, सेंस, ये सब क्या है। तो वो एक बार बता देता हूँ मैं, फिर उसका ख़त्म कर दूंगा म्यूटेशन। देखिए, अब मैं एक टर्म्स बता रहा हूँ, साइलेंट म्यूटेशन वर्ड यूज आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं पे नॉन सेंस म्यूटेशन मिलेगा, कहीं पे मिस सेंस म्यूटेशन मिलेगा। इनका मीनिंग आपको समझना होगा कि ये क्यों ये वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई चैन था, ठीक है, mRNA चैन था, उसमें AUU सीक्वेंस था एक जगह पे। अब उस जगह पे एक म्यूटेशन हुआ और U के जगह पे क्या आ गया, C आ गया। तो म्यूटेशन तो हुआ ना, लेकिन अभी भी बनने वाला अमीनो एसिड क्या था, ल्यूसीन ही था। या मान लेते हैं एक ही क्यू पर सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाए और एक ऐसा सीक्वेंस बने जैसे यहाँ पे ल्यूसीन था पहले, है ना। तो अब ल्यूसीन वाले जगह पे कोई दूसरा जो कोडान है XYZ में लिख दे रहा हूँ मैं, और ये भी क्या आया, ल्यूसीन कैसा अमीनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है, थोड़ा सोचिए, ठीक है। और यहाँ भी कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आ जाए, ठीक है,
यहाँ भी कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, मान लीजिए ग्लाइसिन आ गया, तो ल्यूसिन भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जो पहले चेंजेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, वैसा का वैसे ही प्रोटीन बन रहा है ना। तो दोनों फंक्शन कर रहे हैं ना, अगर फंक्शन कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? साइलेंट म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन हुआ है लेकिन जो अमीनो एसिड जो चेंज हुआ, जैसे मान लो ल्यूसिन से ग्लाइसिन हो रहा है, या फिर ल्यूसिन से सिर्फ ल्यूसिन ही बन जा रहा है और कोई दूसरा नहीं बन रहा है, यानी कि प्रोटीन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में उस म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस क्या, देखिए मिससेंस बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया वाला। वहाँ पे ए के जगह पे यू आया था, जिसके कारण ग्लूटामिक के जगह पे क्या आ गया था? वेरिन आ गया था। तो मिससेंस तब होगा जब कोई प्रोटीन या पेप्टाइड जो बना एक फंक्शनल प्रोटीन के जगह पर एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन गया। ये कैसे था? ये फंक्शनल था और ये कैसे है? नॉन फंक्शनल है। तो इस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे मिससेंस, मिस हो गया, ठीक है, मिससेंस कहेंगे इसको, ठीक है। मिससेंस म्यूटेशन इज द वन विच इन्वॉल्व चेंज इन द कोडॉन दैट प्रोड्यूस ए डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है, दैट प्रोड्यूस ए डिफरेंट अमीनो एसिड एट द स्पेसिफिक साइट इन पॉलीपेप्टाइड, है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पर म्यूटेशन के कारण ये चैन जो था पहले लिंक था, लेकिन अब ये म्यूटेशन ओपन हो गया, इसलिए अब ये चैन क्या हो गया? म्यूटेशन का चैन क्या हो गया? ओपन हो गया, तो ये नॉन फंक्शनल हो गया। ऐसा आप लॉजिक बना के याद रख सकते हैं। तो ये था मिससेंस। नॉनसेंस क्या है? नॉनसेंस का सीधा सीधा मीनिंग है कि काम करने वाला अमीनो एसिड, जैसे UAA था, इसमें अचानक से म्यूटेशन ऐसा हुआ कि ये ट्रिप जहाँ पे टायरोसिन कोट कर रहा था उसके जगह पे अब ये स्टॉप कोडॉन बना दिया। क्या बना दिया? स्टॉप कोडॉन। और ये क्या कर दिया? सीधा सीधा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। इसलिए हम इसे क्या बोले? नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब ये कोई सेंस अमीनो एसिड उसमें नहीं आया। जैसे इसमें देखो क्या था? साइलेंट म्यूटेशन में क्या था? या इसको और साइलेंट म्यूटेशन को और क्या लिखते हैं पता है? सेम सेंस बोल सकते हो आप, सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब क्या है? चलो ठीक है, एक ही टाइप का अमीनो एसिड आके जुड़ गया। जैसे ल्यूसिन था तो ल्यूसिन ही आया, या फिर ल्यूसिन की जगह पे कोई आइसोल्यूसिन, ठीक है, या कोई दूसरा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आया और काम चल गया, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, तो हम बोले सेम सेंस, ठीक है। मिस सेंस में क्या था? मिस सेंस, सेंस क्या? सेंस क्या है यहाँ पे? सेंस किस चीज़ की है भाई? हम सेंस यहाँ पे हम प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अमीनो एसिड का था। तो अमीनो एसिड क्या था? यहाँ पे मिस हो गया। देखिए एक कहाँ पे नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड और एक कहाँ पे न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो चेंज हो गया ना, चार्ज भी चेंज हो गया। इस कंडीशन में प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इसे बोले क्या? मिस सेंस। और नॉन सेंस का मतलब क्या है? कोई सेंस ही नहीं है, मतलब कोई अमीनो एसिड को कोड ही नहीं कर रहा है। UAU के जगह पे, जैसे यहाँ पे UAU है ना, इसकी जगह पे UAA आ गया। ये देखिए ये चेंज हो गया, इसी कारण स्टॉप कोडॉन, UAA स्टॉप कोडॉन। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA, ये सब के सब क्या है? स्टॉप कोडॉन। अगर ये कहीं पे किसी कोडिंग कोड के जगह पे म्यूटेशन से अगर ये आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या बोल देंगे? इसको नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो आज हमारा म्यूटेशन और टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम सीधा मेंडेलियन जेनेटिक में डायरेक्ट आएंगे। हालांकि मेंडेलियन जेनेटिक के लास्ट टॉपिक ये सब हैं, लेकिन मैं पहले इसको इसलिए बताया क्योंकि अपने को जीन और एलील ये सब के बारे में मालूम होना चाहिए था। जीन और एलील जो है वो म्यूटेशन के कारण ही बने हुए हैं, ठीक है। तो अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे कुछ क्रोमोसोम और एलील, जीन, इन सब के जनरल इंट्रोडक्शन से। उसके बाद फिर हम सीधा मेंडेलियन प्रिंसिपल और उसके एक्सपेरिमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। होमोलॉगस क्या होता है, हेटेरोलॉगस क्या होता है, एलील क्या होता है, नॉन, है ना, एलील क्या होते हैं, लिंक्ड जीन क्या होते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम मेंडेलियन जेनेटिक में प्रवेश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।